बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। जी नाजरीन, तो सर्दियों की आमद आमद है। नवंबर का महीना तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। आज 27 नवंबर है और दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो आप सब जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी ये सर्दियों का पीक का मौसम है। तो इसी के साथ साथ बकरियों में बीमारी की जो रेशो है वो भी बढ़ जाती है। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी तदाबीर की जाएं जिससे सर्दियां आने पे अपनी बकरियों से बीमारियों से बचा जा सके। तो उसके लिए इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे। 9 पॉइंट्स हैं जिनको हमने ज़ेर बहस लाना है और उम्मीद करता हूं कि अगर अब आप इन सर्दियों में इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, इस पे अमल पैरा होंगे, तो इंशाल्लाह इस मौसम में अगर पहले से आपकी बकरियां बीमार नहीं हैं तो इन 9 पॉइंट्स पे अमल करने से आपकी बकरियां इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन का। इस पे बहुत सारी वीडियोस पे पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन लोग अक्सर फिर वही कमेंट सेक्शन में वही जो रवायती सवाल हैं, कितनी डोज लगानी है, कौन सी नाम से वाइल आती है, किस तरह वैक्सीन जो करनी है वो माँ को जो प्रेग्नेंट है उसको करनी है नहीं करनी, बच्चों को करनी है नहीं करनी, इस तरह के सवाल दोबारा पूछते रहते हैं। लगता है उन तक मालूमात नहीं पहुंचती। तो वैक्सीन जो है, सर्दियों में 2 बीमारियां आती हैं। वैसे 3 तरह की जो कोर वैक्सीन हैं वो बकरियों में की जाती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर बाकी वैक्सीन्स आप ना भी करें तो ये 3 वैक्सीन काफ़ी होंगी, जिनमें से 2 जो बीमारियां हैं वो सर्दी के मौसम में आती हैं और जो तीसरी बीमारी है एंटेरोटॉक्सीमिया की, वो ज़्यादातर बच्चों में आती है। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहली जो वैक्सीन है वो है पीपीआर की, फुल सर्दी के मौसम में आने वाली बीमारी है। दूसरे नंबर पे कंटेजियस केप्राइन प्लूरोनमोनिया, जिसे आम जुबान में फार्मर सिर्फ नमूनिया के नाम से जानते हैं। तो ये बीमारी दोनों सर्दियों में आती हैं और इंतहाई खतरनाक बीमारियां हैं दोनों से। जो खास तौर पे पीपीआर से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और जो बच भी जाते हैं वो भी मरने वाले ही होते हैं और उन पे भी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट में खर्चा हो जाता है। तो फार्मर क्या करते हैं, अक्सर इस बात को निगलेक्ट करते हैं, इस बात को अहमियत नहीं देते वैक्सीन को, कि वैक्सीन की कोई इतनी अहमियत नहीं है। तो वैक्सीन अगर आप कर लें तो उसका जो टोटल खर्चा है वो एक जानवर पे 50 या 60 रुपए का है। आप काउंट कर लें जितने आपके पास जानवर हैं, टोटल आपका जो खर्चा है वो 3-4 हजार। अगर आपके पास 50-60 बकरियां भी हैं तो 3-4 हजार 5 हजार से ज्यादा का खर्चा नहीं है। ठीक हो गया। और जब आपका जानवर एक बीमार होना है और उसी 1 या 2 जानवर पे आपके 4-5 हजार लग जाने हैं, तो टेंशन अलहदा। ठीक है, डॉक्टर को बुलाना, उनको खर्चा ये वो करना, फिर बाकी जानवरों का भी खतरा होना, वो अलहदा। तो बजाय इसके कि बाद में आप पछताएं कि जानवर आपके बीमार हो, मरें, टेंशन हो, उससे पहले ही आप 50-60 रुपए एक जानवर पे लगाएं और उस जानवर की वैक्सीन करवाएं। तो पीपीआर की आप लोगों ने वैक्सीन, अभी जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है, बेहतर तो ये है कि आप इसी महीने में एक दिन पीपीआर की किसी दिन वैक्सीन करवाएं, उसके 21 दिन बाद आप नमूनिया की कंटेजियस केप्राइन प्लूरोनमोनिया की वैक्सीन आप करवा लें। ठीक है। और जो अब यहाँ पे सवाल ये पूछेंगे कि डोज कितनी बनती है, तो 1 ml आपने दोनों की वैक्सीन की डोज लगानी है, चाहे वो जानवर छोटा है वो चाहे जानवर बड़ा है। दूसरे नंबर पे सवाल ये पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है अक्सर, वो ये है कि जो प्रेग्नेंट है गोट, जो हामला है बकरी, उसको वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी। तो वैक्सीन का एज सच प्रेग्नेंट जानवर पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो बेहतर ये है कि आप अगर 1 मंथ की प्रेग्नेंट है या 1 महीने से कम की है, या फिर आखिरी महीने की जो प्रेग्नेंट है जिसको 1 महीना रहता है बच्चा देने में, उसको बेहतर है कि आप ना लगाएं। उसमें ये होता है, चांसेस होते हैं, 100% चांस नहीं होते, लेकिन चांसेस जरूर होते हैं कि जो पहले महीने का बच्चा है उसकी वहीं डेथ हो जाए, और जो आखिरी महीने जिसका रहता है तो वो बाज़ का बकरियां अबार्शन कर जाती हैं, बच्चा गिरा देती हैं। तो बेहतर ये है, कोशिश यही करें कि जो पहले महीने और आखिरी महीने की प्रेग्नेंट है उसको आप वैक्सीन ना करें। टाइम जो है वो अक्टूबर और नवंबर का, इसमें आपकी ये दोनों वैक्सीन पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी पीक सर्दी है तो इसमें ये बीमारियां अक्सर आती हैं। तो बीमारी आने से पहले वैक्सीन हो जानी चाहिए।
तीसरे नंबर पे फिर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या जो बकरियां बीमार हो चुकी हैं, जिनको पीपीआर या कंटेजियस केप्राइन प्रोनिमोनिया हो चुकी है, तो क्या उनको वैक्सीन कर सकते हैं? भाई, जब एक बीमारी हो चुकी है, एक जो जरासीम, जो बैक्टीरिया, जो वायरस बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है, बीमारी उसने स्टार्ट कर दी है, अब आप उसी को दोबारा जानवर के जिस्म के अंदर दाखिल करेंगे। वैक्सीन एक किस्म का एक अधमोया जो है वो बैक्टीरिया है या डेड बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया जिस्म के अंदर जाके एक इम्यूनिटी के कुव्वत मुदाफ़े जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको स्टार्ट करने का नाम वैक्सीन है। तो बेसिकली ये वही बैक्टीरिया है, वही वायरस है जो इस डिजीज की वजह बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसकी डोज इतनी थोड़ी होती है कि ये जाके कुव्वत मुदाफ़ियाती जो निज़ाम है उसको, जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव कर देता है। तो इसलिए जो बीमार जानवर है, क्योंकि वो पहले से ही बीमार हो चुका है, उसके अंदर वही बैक्टीरिया है, वही वायरस है, तो वो हमने दोबारा उसको वैक्सीन की सूरत में नहीं लगाना। जो सेहतमंद जानवर है वैक्सीन उसे करेंगे, जो बीमार जानवर है उसका इलाज करेंगे। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से मैं उम्मीद करता हूं कि बातें क्लियर होंगी। यही अक्सर लोग रूटीन में सवाल पूछते हैं। तो पीपीआर की वैक्सीन, नमूनिया की वैक्सीन, तीसरे नंबर पे खास तौर पे मां को जो तीसरे और चौथे महीने में आप ये वैक्सीन लगा दें एंटीरोटॉक्सीमिया की, जो कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा बीमारी आती हैं, खास तौर पे वो बच्चे जिनकी मां जो है उनको वैक्सीन ना लगी हो। तो इसलिए कोशिश करें कि एंटीरोटॉक्सीमिया की मां को जो प्रेग्नेंट है उसको वैक्सीन लगाएं। उसके बाद 1 महीने का जब बच्चा हो जाए, 1 महीने तक इंशाल्लाह उसको एंटीरोटॉक्सीमिया बीमारी नहीं होगी जिसकी मां प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि इम्यूनिटी उसको जिस्म के थ्रू भी आ गई, फिर वो दूध भी पी रहा है, उसके थ्रू भी उसको जो है वो ताकत मिलती है उसके अगेंस्ट। तो 1 महीने के बाद आप उसे एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन लगा दें। तो पहला पॉइंट हो गया वैक्सीनेशन का। अब दूसरा पॉइंट, सर्दियों में गर्मियों की बनिस्बत जो खुराक है उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मौसम के हिसाब से हमारे पास खुराक की सर्दियों में किल्लत हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो जानवर हो, क्योंकि एक तो खुराक की किल्लत है, जानवर सेहतमंद हो। अब अक्सर क्या होता है बकरियों में कि लोग डिवर्मिंग नहीं करवाते, पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते और उनका जिस्म जो है वो गाहे बगाहे चेक नहीं करते। बाहर जिस्म पे चिचड़ कीड़े मौजूद होते हैं, अंदर भी कीड़े मौजूद होते हैं, तो उनका अगर आप ख्याल नहीं करेंगे, एक खुराक की कमी है, दूसरे नंबर पे आपका जानवर जो आप खुराक खिला रहे हैं उनको नहीं लग रही, तो इस वजह से भी जानवर की सेहत बेहतर नहीं होगी। ऊपर से तीसरे नंबर पे सर्दी का मौसम है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए सर्दी आने से पहले ही अपने जानवरों की डिवर्मिंग करें, पेट के कीड़ों की दवाई दें। उसके बाद एक्सटर्नल जो बाहर के पैरासाइट्स हैं, जो चिचड़ वगैरह हैं, उनका इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करें, और ना सिर्फ आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करें बल्कि आपका जो शेड है उसके अंदर स्प्रे वगैरह करें। उसके अंदर आप जो सबसे आसान और बेस्ट तरीका वो है कि चूने का छिड़काव कर दें, हर तरफ चूना थोड़ा थोड़ा फैला दें, दीवारों की जो नुकरें वगैरह खाली हैं उनके अंदर चूना भर दें। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये जो चिचड़ वगैरह हैं इनसे चिचड़ वगैरह सारे मर जाएंगे। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो यही चिचड़ जो जमीन में नीचे फिरे होते हैं, ऊपर वाले तो मर जाते हैं, वही दोबारा आ जाते हैं। तो फिर लोग ये क्लेम करते हैं कि आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल तो किया है लेकिन चिचड़ वगैरह खत्म नहीं हुए। तो इसलिए इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करें और उसके साथ चूना भी छिड़काव कर दें। और मक्खी और मच्छर वगैरह ये भी अक्सर बीमारी का मौजब बनते हैं, अक्सर बीमारियों का ये वजह बनते हैं। तो इसलिए अपने जो शेड है उसमें स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल भी करें, मक्खी और मच्छर से भी उसको दूर रखें। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है वो है सीजनल ब्रीडिंग का। तो ये जो टॉपिक है ये असल में ज़ेरे बहस होना चाहिए। जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है आप इसमें ब्रीडिंग करवाएं। जो आपके जानवर नॉन प्रेग्नेंट हैं, जो हामला नहीं हैं, उनको अगर ब्रीडिंग का टाइम उनका हो चुका है तो उनको ब्रीड कराएं, क्योंकि जब आप इस टाइम में ब्रीडिंग करवाएंगे तो आने वाला जो आगे 5 महीने के बाद का मौसम है वो बिल्कुल नॉर्मल है और बकरियों के लिए सूटेबल है। जबकि अब जो आने वाला दिसंबर है, अगर आपने पीछे 5 महीने पहले ब्रीडिंग करवाई हुई है और बच्चे आपके दिसंबर और जनवरी में पैदा होंगे तो इससे उनकी निगहदाश्त, उनकी देखभाल करना खासा मुश्किल काम है। सर्दियों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी अक्सर अगर आप निगहदाश्त नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे तो डेथ हो जाती है ज्यादा सर्दी की वजह से, और बाकी वजूहात भी उसके साथ हैं, अमोनिया गैस वगैरह।
तो इसलिए आप कोशिश करें कि ब्रीडिंग का जो सीज़न है उसको फॉलो करें। सीजनल ब्रीडिंग के हवाले से हमने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ वैक्सीनेशन का भी और सीजनल ब्रीडिंग का भी लिंक ऐड कर दूंगा। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी वो उनको देखें और सीजनल ब्रीडिंग को फॉलो करें। अब बात करते हैं कि अगर सर्दियों में जो बच्चे हैं वो पैदा हो गए हैं तो उनकी लुक आफ्टर, उनकी देखभाल कैसे करनी है, और जो माँ है उनकी हमने देखभाल कैसे करनी है। सेहतमंद माँ जो है वही सेहतमंद बच्चे की गवाह है, वही सेहतमंद बच्चा देगी। तो अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने से पहले हमने क्या करना है कि डिलीवरी रूम प्रिपेयर करना है, जहाँ पे जो जगह है वो बिल्कुल खुश्क हो और गर्म जगह हो, ठंड ना हो। तो जो बच्चा पैदा हो वो जाहिर बात है कि जो माँ का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इतने ज्यादा टेम्परेचर से बच्चा जब आएगा और बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिसंबर और जनवरी के अंदर जब 2, 3, 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो बच्चे को फौरन ठंड लगेगी। तो आपने बच्चे को जो पानी है, जो फ्लूइड उसके जिस्म पे लगा हुआ है, वो सारा आपने कपड़े से बिल्कुल साफ कर लेना है, बच्चे को खुश्क कर लेना है। अगर ज्यादा ठंड है, हवा वगैरह चल रही है, तो आप टॉवल वगैरह पहले एक से साफ करके दोबारा एक तौलिए से उसे ओढ़ दें ताकि उसे सर्दी का एहसास ना हो। हीटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्ब वगैरह जो 100 वाट का, 500 वाट का, 1000 वाट का बल्ब होता है बड़ा, उसका आप कमरे में डिलीवरी रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो अंगीठी वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन गैस का आपने ध्यान रखना है कि जो गैसेस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी इकट्ठी ना हो जाएं, तो ये भी एक स्ट्रेस का बायस बन सकता है। तो आपने डिलीवरी जो रूम है उसको खुश्क, गर्म और बच्चे के लिए आपने बिल्कुल मौसर आपने बनाना है। उसके बाद जी जब बच्चा आपने खुश कर लिया, बच्चा अपने होश हवास में आ गया, तब आपने उसे जो बोली है वो पिलानी है। पहले 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें कि उसको बोली जो है वो आप पिला दें। अगर वो खुद नहीं पी रहा तो बोली को आप निकाल के, तो जो आपने पिलानी है बोली, जो दूध पिलाना है आपने, वो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, 42, 43, 44 तक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि एक तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन है, डायरिया वगैरह, मोशन वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से आपने जो पहला दूध पिलाना है या बाद में भी आपने दूध पिलाना है तो आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इसका 44 के दरमियान होना चाहिए, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इससे जानवर के बीमार होने के मोस्टली चांसेस हैं। ये तो होगी बच्चे की आपने केयर करनी है। अब बात करते हैं कि उसके साथ साथ माँ की भी आपने केयर करनी है। तो उसकी बॉडी से इतना फ्लूइड वगैरह इतना निकल चुका है तो उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो कोशिश करें इस वक्त ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उसका टेम्परेचर बढ़ाएं। आप उसे ड्रिप की सूरत में नॉर्मल सलाइन लगा सकते हैं, रिंगर लैक्टेट डेक्सट्रोज लगा सकते हैं। तो आप उसे ड्रिप लगाएं ताकि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो हाई हो, एनर्जी मिले से। और एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उसे कैल्शियम लगा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। उसके बाद आप उसे डेक्सट्रोज, ग्लूकोज वगैरह खिला सकते हैं। उसके बाद आप उसे, और नहीं तो गुड़ वगैरह, शक्कर, शीरा, ये चीज़ें आप खिला सकते हैं। दाने आप उसे खिला सकते हैं। उसके बाद आप चोकर उसे खिला सकते हैं। तो एनर्जी, शीरा आप उसे पिला सकते हैं। जितने भी एनर्जी के रिसोर्स हैं, क्योंकि इस वक्त उसे एनर्जी की जरूरत है ताकि उसका टेम्परेचर हाई हो और वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। तो अपने जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं उसका इस्तेमाल करना है। उसके जिस्म को भी आप खुश कर लें, जो मवाद वगैरह उसको लगा आप उसे खुश कर लें। उसकी जो जेर है, प्लेसेंटा है, उसको निकाल के आप कहीं दूर फेंक दें। तो इस तरह वो भी कंफर्टेबल माहौल में आप उसे रखें ताकि एक तो बच्चे देने का स्ट्रेस है उसे, और इन्वायरमेंट का कोई भी स्ट्रेस उसे इस वक्त नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट कि जो बच्चा देने के बाद की केयर हमने माँ की और बच्चे की किस तरह करनी है। उसके बाद आते हैं 5वें पॉइंट पे, फीडिंग। तो मैंने शुरू में ही वीडियो के शुरू में बात की कि सर्दियों में गर्मियों की बनिस्बत जो बकरियों की खुराक है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बॉडी का मेंटेन रखना होता है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वक्त हमें क्या करना है कि सब्ज़ चारे से हमें शिफ्ट करना है, ज़्यादा अपनी खुराक का हिस्सा जो है वो खुश्क चारे की तरफ जाना है। तो इसमें हम पहले से ही हम इसका प्लान करेंगे और हे तैयार कर लेंगे। सबसे बेहतर ये है कि आप लूसन की, जंतर की, या जो भी आपके पास फसल है, कोशिश करें कि उसकी हे इस्तेमाल करें। हे क्या होता है? सब्ज चारे को धूप पे रख के खुश्क कर देना, साफ सुथरा रखना, इसको हे कहते हैं। तो ड्राई मैटर इसका बढ़ जाता है। तो इस तरह एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, प्रोटीन का बेहतरीन ये सोर्स है। तो इस वजह से हे का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है।
दूसरे नंबर पे जितने मैंने एनर्जी के सोर्स आपको गिनवाए, चोकर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, गंदम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, शीरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, गुड़ का, शक्कर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी भी ये एनर्जी वाली चीज़ें हैं, जो खल्लें वगैरह हैं, खल सरसों, खल बिनोला, आप खुराक में उनकी भी एडिशन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने अपनी खुराक के अंदर बकरियों के ज़रूर ऐड करनी है। खुश्क चारा ज़्यादा से ज़्यादा, सब्ज़ चारा हल्का फुल्का आपने कर देना है, और बाकी जो एनर्जी के सोर्स हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह जानवर की सेहत इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। उसके बाद छठे नंबर पे पॉइंट है कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि ठंडा पानी जो पड़ा हुआ है पड़ा, जब तक वो खत्म नहीं होगा चेंज नहीं करते। तो इस वक्त आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जानवर को बार बार आपने जो तसला है, जो टब वगैरह पानी का भरा हुआ है, आपने फ्रेश पानी जो है वो जानवर को देना है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन ना हो, ठंडा पानी ना हो। और सर्दियों में क्या होता है, एक तो सर्दी की वजह से जानवर पानी पीते कम हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो जानवर पानी जरूर पिए, ताकि पानी की वजह से ही वो अपना टेम्परेचर जो है वो बरकरार रख पाएंगे। तो आपने फ्रेश पानी उनको बार बार मुहैया करना है, और आपने ये 100% जो है वो आपने गौर कर लेनी है कि कोई भी ऐसा जानवर आपका ना रहे कि जो पानी के बगैर हो। वो जरूरी बात है कि वो बीमार होगा। तो इस वजह से आपने अपने फार्म पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को भी 100% यकीनी बनाना है। उसके बाद 7वें नंबर पे है जो आपने साफ सुथराई का ख्याल, ये बहुत जरूरी है। इसमें ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के अंदर जो बाड़ा अंदर वाला है उसकी आपने 100% साफ सुथराई करनी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में फुल जो अपना है बाड़ा उसको कवर कर देते हैं पर्दों से, टाट वगैरह से, तरपाल से, ताकि हवा की किसी किस्म की एंट्री ना हो। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हवा की एंट्री नहीं होगी, तो अमोनिया गैसेस के रात के वक्त खास तौर पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक आध रोशनदान छोड़ना है, जिससे हवा का जो है वो चेंज होता रहे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा हवा का चेंज होता रहे, ताकि अमोनिया गैस वो इकट्ठी ना हो जाए। और जो अक्सर सर्दियों में लोग ये क्लेम करते हैं कि रात को जानवर अंदर बांधे हैं और सुबह उठे हैं तो 2-4 मरे हुए थे, तो वो ये कहते हैं कि ठंड की वजह से मरे हैं। तो अक्सर ये जो केस आता है ये या तो एक एंटीरोटॉक्सिमिया बीमारी की वजह से आता है, जिसका मैंने वैक्सीनेशन के शुरू में जिक्र किया है, और दूसरे नंबर पे जो अमोनिया गैस जो जानवर खुद पेशाब करता है, जो मेंगनी करता है, उससे अमोनिया गैस बनती है, और वही जानवर के लिए ज्यादा खतरनाक है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये अमोनिया गैस उठती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो आपने कोशिश करना है कि 1 या 2 जगह पे जो क्रॉस, हवा का क्रॉस है वो होता रहे। तो आपने एक जगह पे लेफ्ट साइड पे रख लें, एक इधर रख लें, ऊपर वाली जगह पे आपने खला छोड़ देना है, ताकि जो अमोनिया गैस है वो बाहर निकलती रहे, वो इकट्ठी ना हो। तो आपने जो रात के वक्त आपने जानवर अंदर बांधने हैं, तो उस वक्त उससे पहले ही आप सारा सफाई कर लें, ताकि जो पुराने भी फीसेस पड़े हुए हैं, पुराना यूरिन वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो भी साथ ना मिल जाए नए के। तो आपने पहले उसकी सफाई कर लेनी है, ताकि आपके जो जानवर हैं वो अमोनिया गैस की जो टॉक्सिसिटी है उससे बच सकें। उसके बाद 8वें नंबर पे बात करते हैं एक्सरसाइज की। सर्दियां हैं, जानवर की जितनी मूवमेंट कम होगी, टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म उसका कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो उसका अल्टीमेटली टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो इस वजह से कोशिश करें कि जितनी भी सर्दी हो जाए जानवर को एक्सरसाइज जरूर करवाएं, क्योंकि अक्सर लोग गर्मियों में चराई करवाते हैं, सर्दियों में बाहर चारा कम होता है। ये भी एक वजह हो जाती है कि जानवर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप चराई के लिए नहीं भी लेके जा रहे, फिर भी डेली तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा जानवर को बाहर दौड़ाएं, उनको खुली जगह दें, ताकि वो अपनी एक्सरसाइज चहलकदमी करते रहें, ताकि एक जगह पे बैठे बैठे, एक जगह पे खड़े खड़े उनका टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। तो अपनी जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसके अंदर एक्सरसाइज जरूर उनका पार्ट बनाएं, और इससे जानवर का मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा, हाजमा भी ठीक रहेगा, और जानवर खाएगा भी बेहतरीन। तो ये थी 8-9 टिप्स। इंशाल्लाह अगर आप इन सब को फॉलो करेंगे तो इन सर्दियों में आपका जो जानवर है वो बीमार नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भाई का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।